आवाज आ रही सबको? यस सर। हम्म। चलिए, जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ लिया था, किसी को कोई डाउट है उसमें? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? तो आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास, विच इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन? आपने सुना है कभी ये टर्म? यस सर। क्या होता है? सर डेटा को हम ऐसा बना दें कि उसे कोई आसानी से एक्सेस ना कर सके। डेटा को एक्सेस ना कर सके। डेटा सर को उसे आसानी से एक्सेस ना करा जा सके। डेटा को आसानी से एक्सेस ना कराया जा सके, दैट इज नोन एज डेटा हाइडिंग। Sir, providing only essential information about the data to the outside world. एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेटा। तो ऊप्स में एक आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एबिलिटी टू हाइड द एबिलिटी टू गिव ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब बैकग्राउंड डिटेल्स आप क्या कर देंगे, कंप्लीटली हाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये ऊप्स के टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था। डीबीएमएस के टर्मिनोलॉजी में भी लिखा है कि व्हेन द डीबीएमएस हाइड्स सर्टेन डिटेल्स, ठीक है, when database management system hides certain details of how data is stored and maintained, मतलब कैसे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, कैसे हम उनको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स व्हाट इज कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एसेंशियल फीचर्स दे रहे हैं। बैकग्राउंड डिटेल्स जो है कि कैसे वो स्टोर हो रहा है, कैसे वो मेंटेन हो रहा है, वो कंप्लीटली मेरा क्या है, हिडन है। क्लियर है? सो दिस इज टू सिंप्लीफाई यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम, ठीक है। तो यूजर इंटरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, हमने किसी जीयूआई में अगर हमने ऐड बटन बनाया हुआ है तो हमने ऐड कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अगर हम पर्टिकुलर कोई डिलीट बटन पे प्रेस कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, वो डिलीट हो रही है, ठीक है। अब वो कैसे डिलीट हो रही है, कैसे वो ऐड हो रही है, कैसे डेटा जनरेट हो रहा है, वो कंप्लीटली हमारा क्या है, अंदर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। वो कंप्लीटली हमारा यूजर को नहीं बताया जा रहा है कि कैसे उसको हम स्टोर कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं। ये कंप्लीटली हमने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आपने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स बताए कि आपको ये पर्टिकुलर बटन प्रेस करना है जिससे वो डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? So complexity is hidden from the users through several levels of abstraction. तो अब इसमें आ जाता है levels of abstraction. So basically there are three levels of abstraction. इससे पहले देखते हैं कि data abstraction is used for following purpose. First one is to provide abstract view of data. Second, to hide complexity from user. And third one is to simplify user interaction with DBMS. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि हमें यूजर इंटरेक्शन सिंप्लीफाई करना है। कॉम्प्लेक्सिटी हमें पूरी की पूरी हाइड कर देनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड कर देनी है। यूजर को एकदम सिंप्लीफिकेशन वे में हमें देना है कि ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके कैसे हो रही है वो चीजें हमें क्या करनी है, कंप्लीटली हाइड कर देनी है। Now there are three levels of abstraction. First one is physical level, second one is logical level, and third one is view level. Clear है? First one is physical level. Physical level of abstraction, or it is also known as internal level.
Second one is logical level, which is also known as the conceptual level. And third one is the view level, which is also known as the user level of abstraction. तो सबसे जो या इसको हम यूजर लेवल और साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। क्लियर है? सबसे पहला लेवल जो है वो है फिजिकल लेवल, सेकेंड वन इज लॉजिकल लेवल एंड थर्ड वन इज व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो व्यू लेवल जो रहता है हमारा n नंबर ऑफ व्यू लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब ये डिटेल में देखते हैं क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल में हम क्या करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, हम क्या करते हैं कंप्लीटली हाइड करते हैं। मतलब फिजिकल लेवल पे हम क्या करते हैं कि हम कहां पे इसको स्टोर कर रहे हैं, वेयर इट इज स्टोर्ड, हाउ इट इज स्टोर्ड, व्हाट आर दी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर storage and what are the algorithms which will be used to store and access that particular data from physical level। ठीक है, तो फिजिकली हमने इसको कहां स्टोर किया है, कैसे स्टोर किया है, ये हम कहां पे हाइड कर रहे हैं, फिजिकल लेवल। क्लियर है? सेकंड वन इज लॉजिकल लेवल। सो लॉजिकल लेवल इट इज आल्सो नोन एज द कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि हम क्या डेटा स्टोर करते हैं। दो चीजें हम इसमें क्या करते हैं, तो दो चीजें हम इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द डेटा व्हिच इज stored in the database and second one is what are the relationship among that those data। ठीक है, तो दो चीजें हम बताते हैं लॉजिकल लेवल में कि हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज व्यू लेवल। सो इट डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, कि एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं, एक व्यू में रख रहे हैं, दूसरा पार्ट हम दूसरे व्यू में रख रहे हैं, इसलिए देयर आर n लेवल्स ऑफ व्यू। व्यू लेवल्स आर n नंबर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मेरा जो डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस की बात करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट डेटाबेस में मैं लॉजिकल लेवल में डिफाइन करूंगा कि स्टूडेंट का मैं क्या क्या चीजें स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल we stored university roll number, we stored name of the student, we stored the branches, ठीक है, we stored the attendance, we stored the sports, we stored the library details। ठीक है, so all are nothing but the data about a particular student। ठीक है, रिलेशनशिप हम डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ चीजों को हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीजों, बेसिक टेबल बनाई है उसमें हमने रखा है, कुछ चीजों को हमने स्पोर्ट्स की टेबल में रखा है, कुछ चीजों हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रखा है, कुछ हमने लाइब्रेरी में रखा है। फिर उनको हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मेंटेन कर रहे हैं कि ये डेटा इस पर्टिकुलर डेटा से रिलेशनशिप में है, कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है और इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी बुक को उसने क्या किया, इश्यू किया है। क्लियर है? तो ये हमने डिफाइन किया डेटा अलोंग विद देयर रिलेशनशिप्स। जब हम उसको स्टोर करेंगे, जब हम डेटा जनरेट करेंगे, तो वो जाएगा फिजिकल लेवल में। और फिजिकल लेवल पे हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि कहां पे उसको हमें स्टोर करना है, कैसे हमें स्टोर करना है, क्या डेटा स्ट्रक्चर, क्या एल्गोरिथम हमें लगेगा जिससे हमें क्या करना है, स्टोर करना है अपने स्टोरेज में फिजिकली। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यू लेवल। तो व्यू लेवल पे हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ डेटा में डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेरी लिखी सेलेक्ट और हमने लिखा सपोज स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू
CSV। हमने क्या किया, हमने एक एसक्यूएल क्वेरी डिफाइन की है जो क्या कर रहा है, जिसकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है उनके स्टूडेंट आईडी को निकाल के दे रहा है। तो ये एक पार्ट हुआ, एक व्यू हुआ। सपोज मैं कोई स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट नेम भी चाहिए तो वो मेरा दूसरा व्यू हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि स्टूडेंट आईडी के साथ मुझे उसके स्पोर्ट्स डिटेल्स चाहिए तो वो मेरा तीसरा व्यू हो जाएगा। सो देयर आर n नंबर ऑफ व्यूज फॉर ए पर्टिकुलर डेटाबेस। क्लियर है? सो ओनली वन फिजिकल लेवल, वन लॉजिकल लेवल, बट देयर आर n number of view levels are defined for a particular database. क्लियर है? अब देखिए यहीं पे ये सब बताया गया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल लेवल। सो फिजिकल लेवल मींस इज डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। ठीक है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, ये डिफाइन करता है आपका फिजिकल लेवल। अब इसमें क्या क्या डिफाइन होता है, फीचर्स हैं। इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सबसे नीचे में था। ठीक है, इसलिए हम इसको हमने कहा था इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल और आल्सो नोन एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, whereas this is our highest level of abstraction. Second, it describes how data are actually stored. ठीक है, कैसे मेरा डेटा स्टोर हो रहा है ये डिफाइन करता है आपका फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड, इट डिस्क्राइब्स लो लेवल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर में हम उसको यूज कर रहे हैं, वेदर आई एम इम्प्लीमेंटिंग द क्यूब और स्टैक और लिंक लिस्ट और हीप। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, इस फिजिकल लेवल पे हम डिफाइन कर रहे हैं। एंड एट दिस लेवल efficient algorithms to access data are defined। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं कि वो मेरा जो डेटा, अगर मैंने कोई क्वेरी लगाई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एसक्यूएल क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट की, तो वो डेटा मेरा कैसे एफिशिएंटली इसमें से निकल के आता है, एक्सेस हो पाता है, वो हम डिफाइन करते हैं किसमें, फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? सो सेकंड देखते हैं हम लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो सेकंड लेवल में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप अमंग दोस डेटा। दो चीजें हम डिफाइन करते हैं इसमें, पहला क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, सेकंड क्या रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर डेटा का। क्लियर है? फीचर्स देखते हैं। इट इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हियर whole database is divided into small simple structures। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, इस लॉजिकल लेवल में हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें हमने क्या किया है, स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल में रखी है, कुछ चीजें हमने स्पोर्ट्स की टेबल में रखी है, कुछ चीजें हमने लाइब्रेरी टेबल में रखी है। तो हमने क्या किया, होल डेटाबेस को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी टेबल्स में डिफाइन किया, और उनके बीच में हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये स्पोर्ट्स रिकॉर्ड है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड है। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, होल डेटाबेस को डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर्स में। सेकंड, यूजर्स एट दिस लेवल नीड नॉट बी अवेयर ऑफ द फिजिकल लेवल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो फिजिकल लेवल कॉम्प्लेक्सिटी उसको जानने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि मैं क्या डेटा स्टोर कर रहा हूं और क्या उसमें रिलेशनशिप है। कैसे स्टोर कर रहे हैं वो कौन डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा फिजिकल लेवल। क्लियर? सो हियर द एम इज ईज ऑफ यूज। कैसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। And generally DBA, which is known as database administrators, work at logical level of abstraction। तो आगे चल के हमने यूजर्स पढ़ना है। तो यूजर्स में एक यूजर है DBA, और DBA क्या करता है, लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में वर्क करता है। और जो एंड यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं वो किसमें वर्क करते हैं, व्यू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूजर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर?
तो डीबीए किसमें वर्क करता है? डीबीए वर्क करता है लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन, और यही क्या करता है, डेटाबेस आपका क्रिएट करता है कि क्या उसमें डेटा डिफाइन होना चाहिए, क्या उसमें रिलेशनशिप होनी चाहिए, और जो एंड यूजर्स रहते हैं वो उन डेटा को एक्सेस करते हैं. सो एंड यूजर्स आर वर्क एट व्यू लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन and DBS work in logical level of abstraction. थर्ड देखते हैं व्यू लेवल. So application programs hide details of data types. Views can also hide information for security purpose. अब व्यू लेवल पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चीजों को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है. हम कुछ एसेंशियल चीजों को ही हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि n नंबर ऑफ व्यूज हैं. अगर हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए सीएस की तो हम क्या करेंगे, एक व्यू बनाएंगे. अगर मुझे स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो डिस्प्ले करेंगे. तो जो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया. जो हमें डिस्प्ले करना है हम सिर्फ उसी कॉलम नेम को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं. जो हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, व्यू के थ्रू हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं. ठीक है, फीचर देखते हैं. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन था मेरा, वो था फिजिकल लेवल. हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो है हमारा व्यू लेवल. इट डिस्क्राइब्स ओनली अ पार्ट ऑफ द होल डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स. हमने क्या कह दिया है कि हमारा जो डेटाबेस था, डेटा हमारा एक ही जगह स्टोर था. ठीक है, एक हमारे पास डेटा है डिस्क में. इस डेटा का हमने क्या कर दिया है, कुछ पोर्शन एक यूजर को दिया, कुछ पोर्शन दूसरे यूजर को दिया, कुछ पोर्शन तीसरे यूजर को दिया, और कुछ पोर्शन हमने फोर्थ यूजर को दिया. ठीक है, तो एवरी यूजर कैन एक्सेस ओनली अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट होता है कि ये फलाना स्टूडेंट है, उसका ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, ये उसकी बेसिक डिटेल्स है. वो हम बोलते हैं कि एडमिन में हमने क्या कर दिया है कि एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, एडमिन स्टूडेंट डेटाबेस. ठीक है, अब ये डेटाबेस एडमिन के पास हमेशा की तरह रहेगा. ठीक है, जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आता है उसको ब्रांच के डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, एलोकेट किया जाता है कि अब आप इस ब्रांच में ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. तो उन ब्रांच के यूजर्स को, फॉर एग्जांपल अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो सीएससी के जो एचओडी हैं उनको क्या दिया जाता है कि आपका डिटेल दिया जाता है. तो इनको जो डिटेल दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सीएस के स्टूडेंट का दिया जाएगा. सिमिलरली आईटी के एचओडी को आईटी का डिटेल दिया जाएगा, मैकेनिकल के एचओडी को मैकेनिकल का दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिकल के एचओडी को इलेक्ट्रिकल का दिया जाएगा. ठीक है, सो एवरी यूजर कैन एक्सेस ओनली अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस. क्लियर है, वो पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द डेटाबेस एक्सेस करने दिया जा रहा है. ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग लैब में पढ़ेंगे. जब हम व्यूज पढ़ेंगे कि कैसे उसका व्यू बना के हम क्या करते हैं, हम पार्ट ऑफ द डेटाबेस को हम क्या करते हैं, हमको सिर्फ यही डेटा एक्सेस करने दे रहे हैं, बाकी डेटा वो एक्सेस कर ही नहीं सकता. थर्ड देखते हैं, दिस व्यू हाइड्स ऑल कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो ऑल कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करने के लिए हमने क्या कर दिया है, हाईएस्ट लेवल. पहले बता दिया गया है कि इट इज एन हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो हाईएस्ट है मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हाइड होगी आपकी इसमें. फोर्थ वन इज एग्जिस्ट ओनली टू सिंप्लीफाई यूजर इंटरेक्शन विद सिस्टम. तो जब ये जो पर्टिकुलर यूजर जब इसमें से डेटा एक्सेस करेगा तो इसको लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीएस के ही स्टूडेंट हैं. उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी हैं. क्लियर है. अब इसमें दो चीजें कर सकता था मैं, या तो इस एडमिन जो पर्टिकुलर एडमिन में जो हमने डेटाबेस रखा है इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ सीएस के स्टूडेंट को निकालूं और इन यूजर को दे दूं, आईटी के निकालूं आईटी के यूजर को दे दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के निकालूं इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दूं, मैकेनिकल निकालूं मैकेनिकल को दे दूं. लेकिन उससे क्या होगा, उससे दो चीजें प्रॉब्लम आ सकती हैं जो हमने कल देखी थी. पहली प्रॉब्लम डेटा रिडंडेंसी, डेटा मेरा यहाँ भी स्टोर है डिपार्टमेंट में भी स्टोर है. दूसरा इनकंसिस्टेंसी, अगर कोई स्टूडेंट का कोई डेटा चेंज होता है तो दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा मुझे. अगर मैं एक जगह चेंज कर रहा हूँ दूसरी जगह चेंज नहीं कर रहा हूँ
तो मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन नहीं रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर इंटरेक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि मेरा डेटा एक ही जगह स्टोर है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ CS का ही डेटा टेबल बना के दिया हुआ है। अब अगर ये मेंटेन करेगा तो ये अपने ही डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब अपने ही डेटा को अपडेट कर सकता है। तो अपडेट होगा तो वो सेंट्रली एक ही डेटाबेस में होगा, अपनी कॉपी में अपडेट नहीं करेगा, उसके पास एक ही एक्सेस मिला हुआ है, उसी को क्या करेगा, अपडेट करेगा। क्लियर है? एंड द सिस्टम मे प्रोवाइड मेनी व्यूज फॉर द होल सिस्टम। तो मेनी व्यूज मतलब इसके मैंने 4 व्यू बना दिए और 4 अलग अलग यूजर को मैंने दे दिया है। ठीक है, तो जैसे पहले ही कहा है हमने कि इट इज अ पार्ट, इट डिस्क्राइब्स ओनली द पार्ट ऑफ डेटाबेस। तो एक से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, पार्ट डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग यूजर्स को हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस करने दे सकते हैं। क्लियर है? डाउट है किसी को इसमें? एनी डाउट? नो सर। अब देखिए, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा आता है ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर और एक्सप्लेन DNS आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम। तो ये जो ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर है, ये आपको मिलेगा नवाते की बुक में, और ये जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी, ये आपको मिलेगा कोर्ट की बुक में। ठीक है, ये मिलेगा आपको कोर्ट की बुक में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कोर्ट के हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो नवाते क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो क्या बोले, क्या दो क्वेश्चन? क्वेश्चंस मैं आखिरी में दिया हूं यहाँ पर। देखिए, आज के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो हमने पढ़ लिया एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, व्हाई द मैपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स आर डन। ठीक है, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों में कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों में कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, बोथ आर सेम, अलग अलग बुक का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये नवाते की बुक की टर्मिनोलॉजी है, वो कोर्ट की बुक की टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे नीचे में है डेटाबेस। ठीक है, फिर है इंटरनल पब्लिक फिजिकल स्कीमा, तो ये मेरा है फिजिकल लेवल, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, what are the data structures and algorithms used to store and access the data। सेकेंड लिखा है conceptual schema, ये मेरा है लॉजिकल लेवल। और इसके ऊपर देखो यूजर लेवल लिखा हुआ है, तो ये यूजर लेवल 1, यूजर लेवल 2, यूजर लेवल 3 अप टू यूजर लेवल n तक जो मैंने बताया था, ये है मेरा व्यू लेवल और यूजर लेवल। ठीक है, तो या तो ये डायग्राम बना सकते हो या तो वाला डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है कि सबसे नीचे डेटाबेस है, डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है फिजिकल लेवल, फिजिकली कहाँ स्टोर हो रहा है उस डेटाबेस में। फिर लॉजिकल लेवल, जहाँ पे हम डेटा एंड की रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। फिर है आपका व्यू लेवल, और इन व्यू लेवल को इनिशिएट कौन कर रहा है, तो यूजर इनिशिएट करेंगे। तो यूजर या तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू करेंगे या तो क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जैसे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, these are all nothing but the application programs। second one is the query processor। तो query processor ये query tools यूज करते हैं, जो query tools हम लोग लैब में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेरी टूल्स हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेरी लिखते हैं। जो हमने क्वेरी लिखी थी ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
ये जो क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बता दी है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये क्वेरी हम क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को देना है कि वो सिर्फ ऐड, डिलीट, अपडेट इनके बटन में क्लिक करे, बटन के क्लिक में आपको इंटरनली ऐसे कुछ क्वेरी लगानी है जिससे वो अपडेट हो या एक्सेस हो या डिलीट हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। आपको ये क्वेरी नहीं लिखनी है, ये क्वेरी किसके लिए है, ये क्वेरी है ऐसे बंदे के लिए जो पर्टिकुलर डेटाबेस की चीजों को जानता है और कैसे उसको एक्सेस करना है वो जानता है। तो ऐसे पर्टिकुलर यूजर्स के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्वेरी प्रोसेसर, इसमें वो क्वेरी लिखे, क्वेरी के थ्रू क्या करे, उस डेटा को एक्सेस करे। क्लियर है? अब इससे पहले देखिए दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं, यहां तक हो गया था। हाँ, अब ये छोटी सी डेफिनेशंस हैं दो, एक है इंस्टेंस, एक है स्कीमा, ठीक है। सो इंस्टेंसेस एंड स्कीमास आर सिमिलर टू टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C/C++ में हम लिखते हैं int a is equals to 10, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय int? Int is an data type. What is a? A is an variable, or you can say it is an instance variable. Clear? And what is 10? 10 is known as the value, or you can say the constant. ठीक है, आई होप ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो जैसा हम डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स को ट्रीट करते हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंसेस और स्कीमा को ट्रीट करते हैं, वेयर स्कीमा इज नोन एज डेटा टाइप एंड वेरिएबल इज नोन एज इंस्टेंस। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्कीमा। सो द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज इट्स डेटाबेस स्कीमा। क्लियर? तो ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस मींस हमने जो भी टेबल्स बनाई, ठीक है, अपने डेटाबेस में मैंने जैसे स्टूडेंट इन्फो की एक टेबल बनाई, उसके स्पोर्ट्स की डिटेल बनाई, उसके लाइब्रेरी की डिटेल बनाई, तो वो सब क्या हो गए मेरे, वो सब मेरे जो टेबल्स हो गई उनको कंबाइन करके मैं बोलता हूं डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। सो इट इज एनालॉगस टू वेरिएबल along with its type information in a programming language। तो जो टाइप इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं स्कीमा। जैसे हम बोलते हैं कि ए क्या वैल्यू कंटेन करेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं फ्लोट बी, तो बी क्या वैल्यू कंटेन करेगा, फ्लोट वैल्यू कंटेन करेगा। तो वो उसका क्या होगा, हम बता रहे हैं स्कीम बता रहे हैं कि कैसी वैल्यू कंटेन कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, पहले हम डिफाइन करते हैं उसका स्कीमा। हाँ, किसी कोई डाउट है? एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। तो अब स्कीमा जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्कीमा, सेकंड वन इज लॉजिकल स्कीमा, थर्ड वन इज सब स्कीमा। Schema at physical level is known as physical schema. Schema at logical level is known as logical schema. Schema at view level is known as sub schema. सब schema ऐसे बोला गया है क्योंकि view level में एक से ज्यादा schema हम रख सकते हैं, क्योंकि n number of views हैं तो n number of sub schemas are created. So according to the level of abstraction, there are three types of schema. First one is physical schema. Schema at physical level is known as physical schema. Schema at logical level is known as logical schema, and schema at view level is known as sub schema. Now second term is instance. So instance means it is the actual content of the database at a particular point in time.
सो इट इज एनालॉगस टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा था इंट a इज इक्वल टू 10, तो अभी इस a में मैंने क्या स्टोर किया है 10। आगे चल के मैं a इज इक्वल टू 20 भी लिख सकता हूं, मैं आगे चल के a इज इक्वल टू 30 भी लिख सकता हूं। ठीक है, दैट मींस मेरी टाइम टू टाइम मेरी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। कभी वो 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी शायद 0 भी हो सकती है। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर चीजें जो चेंज हो रही हैं दैट इज नोन एज इंस्टेंस। सिमिलरली अगर मैंने एक टेबल बनाई, सपोज स्टूडेंट, इस स्टूडेंट में मैंने क्या किया कि कुछ 2-3 कॉलम रखे। एक तो मैंने रखा यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एक मैंने रखा स्टूडेंट का नेम, एक मैंने रखा ब्रांच। या इसको एक काम कीजिए, एक आपने रख लिया यहाँ पर सेमेस्टर। अब यहाँ पे आपने रखा रोल नंबर 1 2 A B सेमेस्टर 3। ठीक है, तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हमारा जो कंटेंट ऑफ डेटाबेस है वो क्या है, ये है। ठीक है, अब हो सकता है एक और स्टूडेंट मेरा एडमिट हो जाए, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर दूंगा 3, हो सकता है उसका नाम X हो, उसको मैंने क्या किया थर्ड सेमेस्टर में इंसर्ट कराया। तो अब मेरे पास डेटाबेस में वैल्यू क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ 2 वैल्यूज वी हैव 3 स्टूडेंट्स। इंस्टेड ऑफ 2 स्टूडेंट्स नाउ वी हैव 3 स्टूडेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक यूजर जो है मेरा वो चला जाए कॉलेज छोड़ के, तब 3 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर यूजर जैसे रोल नंबर 1 जो है वो थर्ड सेमेस्टर से माइग्रेट होकर फोर्थ सेम चला जाए, तो मैं उसको चेंज कर रहा हूं, तो अगेन मेरा डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम मेरे पास जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे इंस्टेंस। कि अभी मेरे इंस्टेंस में 100 रिकॉर्ड्स हैं या अभी मेरे इंस्टेंस में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। क्लियर है कि अभी मेरे डेटाबेस में कितनी वैल्यूज हैं, कितने कंटेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है दिस इज नथिंग बट योर स्कीमा। अगर मैं इस टेबल का स्कीमा लिखूं तो मैं स्कीमा क्या लिखूंगा, इस टेबल का स्कीमा रहेगा टेबल नेम इज स्टूडेंट इन ब्रैकेट URN is my फर्स्ट एट्रीब्यूट कोलन। अब इसका मैं क्या करूंगा, डेटा दूंगा, तो डेटा टाइप दे रहा हूं सपोज मैं टेक्स्ट या मैं इसमें देता हूं नंबर। स्टूडेंट URN कोलन, मैं यहाँ पे देता हूं नंबर, कॉमा second name is second one is your student name, this is nothing but your text. Third is semester, this is again number. So this is our schema. Clear? Whereas these 3 values or 2 values or 1 value is our instance of that particular डेटाबेस। क्लियर है, तो ये स्कीमा हो गया और इंस्टेंस हो गया। अब आ जाते हैं कि हमारा जो ANSYS का 3 लेवल आर्किटेक्चर था, तो इसमें ANSI का फुल फॉर्म आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। Next one is standard planning and requirement committee। ये स्पार्क का फुल फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। तो एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या किया, फाइनलाइज किया। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं
ANSYS Spark आर्किटेक्चर, और ANSYS Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल में हमारे पास है फिजिकल लेवल, सेकेंड लेवल जो है नेक्स्ट हायर लेवल व्हिच इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, एंड थर्ड लेवल इज व्यू लेवल। ठीक है, इनको डिटेल में हमने पढ़ चुका है। अब इसमें एक नई चीज बस जो दिख रही है वो दिख रही है ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग ए, एक्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बी, एक्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग सी और एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में भी पूछा है आपसे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाई द मैपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स आर डन और नीडेड। तो क्यों जरूरत है उस मैपिंग की? क्यों नीड है? टू अचीव, अच्छा एक टर्म और पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, तो लिख देते हैं टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। और डेटा इंडिपेंडेंस इसके बाद समझाया गया शायद, हाँ ये है डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस इज नथिंग बट एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा, एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग अनदर स्कीमा। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग अनदर स्कीमा इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी डेटा इंडिपेंडेंस। अगर मैं एक लेवल के स्कीमा को मैं मॉडिफाई करता हूं, सेकेंड लेवल ऑफ स्कीमा मेरा अफेक्ट नहीं करता है, इट इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। तो इस डेटा इंडिपेंडेंस से पहले जो है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ANSYS Spark में जो 3 लेवल हमने डिफाइन की, पहला हमने लेवल डिफाइन किया, फर्स्ट लेवल इज इंटरनल लेवल, सेकंड लेवल इज कॉन्सेप्चुअल लेवल, थर्ड लेवल इज एक्सटर्नल लेवल। तो इंटरनल लेवल हम क्या डिफाइन कर रहे थे, कौन बताएगा? सर डेटा कैसे स्टोर होता है सर, डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा कैसे स्टोर होता है ना, कैसे स्टोर होता है, कहां स्टोर होता है, क्या डेटा स्ट्रक्चर और क्या एल्गोरिथम हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल में क्या डिफाइन करते थे हम? सर क्या डेटा स्टोर हो रहा है और डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए ये एक लॉजिकल क्वेरी लिखी गई है, क्रिएट टेबल टेबल नेम। सो दिस इज कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स आर नथिंग बट अ टेबल नेम। फिर हमने क्या ब्रैकेट, और ब्रैकेट क्लोज कर रहा है आखिरी में। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, 3 वैल्यूज डिफाइन की। फर्स्ट वन इज कस्टमर आईडी, सेकंड वन इज लोन नंबर, थर्ड वन इज अमाउंट। सो दिस इज नथिंग बट योर एट्रीब्यूट नेम्स। और जब आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था तो आपने लिखा था व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। तो ये डेटा स्टोर हो रहा है, कस्टमर आईडी स्टोर हो रही है, लोन नंबर स्टोर हो रहा है, उनका अमाउंट स्टोर हो रहा है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द टाइप वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। क्लियर है कि ये जो कस्टमर आईडी है वो किस टाइप का डेटा मेंटेन करेगा, नंबर 4, मतलब अप टू 4 डिजिट तक के नंबर में स्टोर कर सकता हूं। लोन नंबर में भी नंबर ऑफ 4, मतलब अप टू 4 डिजिट तक के मैं नंबर स्टोर कर सकता हूं। अमाउंट नंबर ऑफ 7,2, मतलब टोटल मेरे 7 डिजिट रहेंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगे, मतलब डेसिमल के पहले 5 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल मेरे डिजिट रहेंगे 7। ठीक है, तो ये हो गया मेरी अमाउंट वैल्यूज। तो हमने क्या डेटा स्टोर किया, कस्टमर आईडी, लोन नंबर एंड अमाउंट। अभी रिलेशनशिप हमने इसमें डिफाइन नहीं किए क्योंकि रिलेशनशिप के लिए मुझे 2 टेबल डिफाइन करने पड़े। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ बताया जा रहा है कि क्या क्या डेटा स्टोर हो रहा है। एट्रीब्यूट इज नथिंग बट योर डेटा, है ना, क्या डेटा स्टोर हो रहा है। अब इंटरनल लेवल पे हमने डिफाइन किया कि डेटा कहां स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। कस्टमर आईडी इज फर्स्ट डेटा, टाइप इज इक्वल टू बाइट 4, तो कितना बाइट ले रहा है वो, 4 बाइट ले रहा है। ऑफसेट इज इक्वल टू 0, मतलब कौन से लोकेशन में वो स्टोर हो रहा है
वो आपको बता रहा है ऑफसेट। ठीक है, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोरेज स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ ऐसा डिस्क पढ़ा होगा आपने, जिसमें ऐसे राउंड करके कुछ डिस्क पढ़ी होंगी। नाउ दिस आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड क्या रहता है आपका ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ठीक है, तो कौन से ट्रैक और कौन से सेक्टर को मुझे एक्सेस करना है वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे फिजिकल लेवल। ये जो कस्टमर आईडी है ये 4 बाइट ले रहा है और कहां कौन से फिजिकल लेवल पे वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। फिर लोन नंबर अगेन इट टेक्स 4 बाइट्स। ठीक है, और कितने लोकेशन, कौन से लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, ऑफसेट इज टू 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगेन अमाउंट ये कितने बाइट ले रहा है, 7 बाइट ले रहा है। ये कौन सी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, 8 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि मेरा ये पहला रिकॉर्ड स्टोर हुआ हो, फिर उसके बाद यहां से मतलब पहले कस्टमर आईडी, फिर लोन नंबर, फिर उसके बाद अमाउंट, ऐसे करके स्टोर हो रहा है। क्योंकि ऑफसेट दिया हुआ है 0, 0 के बाद 4, 4 क्योंकि 4 बाइट के बाद वो 4 से स्टार्ट होगा, फिर 4 बाइट के बाद वो 8 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरा फिजिकली डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल में हमने क्या किया, एक पार्ट को डिफाइन किया है। एक स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर कस्टमर जिसका आईडी है 101, जिसका लोन आईडी है 1011 और जिसका अमाउंट है 8755.00। तो ये एक मैंने क्या किया है, व्यू लेवल डिफाइन किया कि एक व्यू मैंने डिफाइन किया एक कस्टमर का रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक व्यू ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि display the customer names along customer IDs along with their loan IDs whose amount is greater than 10,000। तो मेरे पास n नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाएंगे जिनके भी 10,000 से ग्रेटर अमाउंट हैं। ठीक है, तो जैसा मैं क्वेरी डिफाइन करूंगा वैसा मेरा क्या होगा, व्यू डिफाइन होगा। ठीक है, वैसा मेरा यूजर लेवल डिफाइन होगा कि मेरे यूजर लेवल में कौन कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने इसमें डिफाइन किया है या तो कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 101 या तो मैंने डिफाइन किया लोन आईडी इक्वल्स टू 101। ठीक है, तब मुझे सिर्फ एक ही कस्टमर दिख रहा है। अगर मैं डिफाइन करता हूं अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 तो हो सकता है एक रिकॉर्ड है, हो सकता है 2 रिकॉर्ड है, हो सकता है 10 रिकॉर्ड्स हैं, हो सकता है 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो वो डिफाइन होता है मेरा एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तीनों लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। ये है मेरा फिजिकल लेवल, ये है मेरा लॉजिकल लेवल जिसमें हमने लॉजिकल डिफाइन क्वेरी डिफाइन की, और तीसरा है हमारा एक्सटर्नल लेवल व्हिच इज नोन एज द यूजर और एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? हाँ, अब आ जाते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस में जैसे हमने पढ़ा कि एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग अनदर स्कीमा इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये दो टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस दैट मींस एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, नाम देखिए, नाम क्या लिखा है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब मुझे मॉडिफाई क्या करना है, मुझे मॉडिफाई करना है फिजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Second one is logical data independence, that means ability to modify the logical schema without affecting the physical schema. ठीक है, is known as logical data independence। मैंने logical को define किया, modify किया, physical modify नहीं होना चाहिए। physical data independence मतलब physical को मैंने modify किया, logical modify नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये होता क्या है, physical data independence मतलब एबिलिटी टू मॉडिफाई फिजिकल स्कीमा, मतलब मैं फिजिकली कहां स्टोर कर रहा हूं ये मैं चेंज कर रहा हूं। तो मेरा लॉजिकल क्वेरी में डिपेंड, जो ये जो लॉजिकल स्कीमा मैंने डिफाइन किया था इसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने ऑफसेट इक्वल्स टू 0 से सेव किया था, ऑफसेट इक्वल्स टू 100 से अगर मैं स्टोर करूं, ऑफसेट इक्वल्स टू 104, ऑफसेट इक्वल्स टू 108 से अगर मैं स्टोर करूं तो मेरा इस क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। दिस इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकली मैंने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया कि मैं कहीं भी स्टोर कर सकता हूं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या अलग किसी ट्रैक और सेक्टर में मैंने उसको सेव किया है तो उसका मेरे लॉजिकल क्वेरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
क्लियर है? सेकेंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब लॉजिकली अगर मैं क्वेरी को चेंज करूं तो मेरा फिजिकली चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अभी मैंने लॉजिकल एक स्कीमा डिफाइन किया है कि क्रिएट टेबल कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स, कस्टमर आईडी नंबर 4, लोन नंबर 4, अमाउंट नंबर ऑफ 7,2। तो ये 4 बाइट ले रहा है, ये 4 बाइट ले रहा है, ये 7 बाइट ले रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि कस्टमर आईडी जो है वो मेरी 4 डिजिट में जो है उसको मैं रिड्यूस करके 3 डिजिट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, इस लॉजिकल क्वेरी को चेंज करूंगा। ठीक है, चेंज करूंगा मतलब अभी मैंने क्रिएट किया था, अब मैं चेंज करूंगा तो आई हैव टू अप्लाई अल्टर कीवर्ड, अल्टर टेबल नेम, फिर मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप। ये पढ़ेंगे हम आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ 4 को नंबर ऑफ 3 में कन्वर्ट किया। तो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक पड़ेगा। अगर मैंने सपोज कस्टमर आईडी 1 स्टोर की है, 1 स्टोर की है, 1 स्टोर की है, या 1 2 3 स्टोर की है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर मैंने 1 2 3 4 अगर किसी कस्टमर आईडी को डिफाइन किया है तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक वैल्यू है जो न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है? क्योंकि मैं कस्टमर आईडी को 4 से 3 डिजिट कर रहा हूं, लेकिन 4 डिजिट की आईडी मेरे पास पहले से रखी हुई है, तो मैं चेंज कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1 1 1 1 2 3 ये सब स्टोर्ड है तो मैं चेंज कर सकता हूं, है ना? अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या फिजिकली उसमें कोई फर्क पड़ेगा? डेटा जहां पहले स्टोर्ड है अभी भी वहां स्टोर्ड रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? फिजिकल कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं सर। नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मुझे बताइए कि मैंने 4 की जगह से कर दिया 5 डिजिट इंस्टेड ऑफ, सर आप म्यूट हो गए हो। आ रही आवाज अब? यस सर। यस सर। ये एक्चुअली यहाँ पे लग रहा है, चलो ठीक है। तो ये 4 को अगर मैंने 5 से कन्वर्ट किया तो जितनी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज वैलिड है। 1 भी वैलिड है, 1 1 भी वैलिड है, 1 1 1 भी वैलिड है, 1 2 3 भी वैलिड है, 1 2 3 4 भी वैलिड है ना? क्योंकि सब 5 डिजिट में भी वैलिड है वो, और 5 डिजिट वाला तो पहले से स्टोर था ही नहीं, क्योंकि वो स्टोर हो ही नहीं सकता था। तो क्वेरी में चेंज कर सकता हूं, लॉजिकल लेवल मैंने मॉडिफाई कर दिया कि अगर 4 की जगह 5 स्टोर कर सकता है। लेकिन क्या फिजिकल लेवल में बिना इंडिपेंडेंस के मैं कर सकता हूं क्या? अगर मैंने कोई वैल्यू को 1 2 3 4 को 1 2 3 4 5 से मैंने अपडेट किया तो ऑफसेट अब वो 0 पे स्टोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जो स्पेस है वो 4 बाइट का ही है, और मैं स्टोर कर रहा हूं 5 वैल्यूज। मतलब 1 2 3 4 को 1 2 3 4 5 से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो मेरा जो डेटा की साइज है वो बढ़ गई, डेटा की साइज बढ़ गई, तो उतना अगर स्पेस यहाँ पे पहले से एलोकेटेड रहता तो वो कर लेता है। लेकिन वहां पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ से यहाँ तक स्टोर्ड है, लोन आईडी यहाँ से यहाँ तक स्टोर्ड है, अमाउंट यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोर्ड है, तो मेरा डेटा क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को यहां से डीएलोकेट करके
फ्री पूल में से जहां भी स्पेस खाली होगा वहां स्टोर करना पड़ेगा। दैट मीन्स नाउ माय फिजिकल लेवल शुड चेंज, कि डेटा जहां स्टोर था अब वो अलग जगह पे स्टोर है। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए यहां पे लिखा है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज हार्डर टू अचीव। क्लियर है? आवर एम इज टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस, and there are two types of data independence: physical data independence and logical data independence. physical data independence हम अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हम कभी अचीव कर पा रहे हैं, कभी हम नहीं भी कर पा रहे हैं। कब कर पा रहे हैं? जब मैं डेटा को श्रिंक कर रहा हूं तब मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि स्पेस पहले से एलोकेटेड है ज्यादा, उसको और श्रिंक कर रहा हूं तो भी एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेटा एक्सपेंड करता हूं तो फिर ये हार्डर टू अचीव है। अब उस केस में मेरा क्या होगा, डेटा जो है उस स्पेस में स्टोर नहीं हो पाएगा, अब मुझे उसको दूसरे लोकेशन में स्टोर करना पड़ेगा। दैट मींस लॉजिकली मैं चेंज कर रहा हूं तो फिजिकली भी चेंज हो जा रहा है वो कहां पे स्टोर हो रहा है। दैट इज व्हाई लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज हार्डर टू अचीव। क्लियर है? क्लियर है? बाकी यहाँ पे डेफिनेशंस है और डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, देख लेना, मैक्सिमम ने समझा दिया है। हाँ, तो अब आ जाते हैं ये जो मैंने दिखा था एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, ए एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये क्या था? टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। ये मैपिंग हमें क्यों जरूरत है? ताकि हम डेटा इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए। क्लियर है? क्लियर है? आवाज आ रही सबको? Yes, sir. किसी भी स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज के डिस्कशन के ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। पहला है आंसर्स पाथ लेवल आर्किटेक्चर, व्हाई द मैपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स आर डन। सेकंड है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसमें या तो पहला डायग्राम बनाओ या आंसर्स पाथ का डायग्राम बनाओगे तो भी चल जाएगा। तीसरा है राउट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कीमा एंड इंस्टेंस, ये 4 नंबर या 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। और लास्ट वाला जो व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, ये भी 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो बड़े हैं ये 7 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो अब इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में आता है। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? इजी लग रहा है सब्जेक्ट कि टफ लग रहा है? सर इजी लग रहा है, पर पता नहीं क्यों से थोड़ी नींद सी आ रही है। भाई मैं आप लोगों को ना इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन और दे देता हूं। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको गेट के एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं गेट में। आज गेट का एग्जाम है, अपने सीनियर से आज फीडबैक ले लेना कितने क्वेश्चन आए थे इसके। क्लियर है? सेकंड, कितने भी इंटरव्यू में देख लो आप, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में देख लो, आपको डीबीएमएस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप के मिलेंगे, या तो आपको कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखने बोल देगा, या तो आपको की के बारे में पूछेगा कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, या तो आपको नॉर्मलाइजेशन से पूछेगा।
ठीक है, तो इंटरव्यू में भी आपको काम आ सकता है, गेट के एग्जाम में भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी काम आ सकता है। ठीक है, और तीसरा, कंपनी में जब तक काम करोगे तब तक आपको डेटाबेस की नीड पड़ेगी और तब तक आप कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग डेटाबेस की करते ही रहोगे। ये टेक्नोलॉजी ऐसा लगता था कुछ सालों पहले कि ये आउटडेटेड हो गई है, लेकिन आज भी चल रही है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि नो सिक्वल का जमाना है अभी, तो नो सिक्वल जो बनाया गया था तब नाम इसका नो सिक्वल ही बोला गया था कि एसक्यूएल को हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में उनको चेंज करना पड़ा और उन्होंने रखा नॉट ओनली एसक्यूएल। क्लियर है? तो एसक्यूएल जहां आ गया आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको यूनिट वाइज बांटा है, पहला है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन पूरा बोर करेगा आपको, थ्योरी है। सेकंड है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, तो ये क्वेरी बेस्ड है, ये आपको मजा आएगा पढ़ने में। तीसरा यूनिट है आपका एसक्यूएल, ये पूरा का पूरा लैब में चलेगा। चौथा जो है वो है नॉर्मलाइजेशन, ये आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो। फिफ्थ है ट्रांजैक्शन, ये भी थोड़ा थ्योरी है लेकिन ये भी आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने ध्यान दिया। क्लियर? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट जो है वो है लैब वाली यूनिट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों को अच्छी लगती है। क्लियर है? तो बाकी चीजों को, ये जो आपको मैंने स्लाइड भेज रहा हूं मैं, स्लाइड का आप नोट्स बना लेंगे अपने हिसाब से ना, पूरे के पूरे नोट्स ही हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। कैसे लिखना है वो भी सब कुछ डाल दिया गया है इसमें। क्लियर है? तो ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपको लिखना और रटना ज्यादा पड़ेगा। अब रटना नहीं है इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, इजी वे में पढ़ा रहा हूं, ताकि आप कम से कम चीजें आप क्या करें, रटें। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको थ्योरी ओरिएंटेड लगेगा, लेकिन जब इसका लैब अटेंड करेंगे तो आपको इससे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं कोई। क्लियर? क्लियर है? यस सर। मैंने Yes, कल sir. मूडल का लिंक दिया था आप लोगों को, वो मूडल के लिंक को आपने ज्वाइन कर लिया है सब लोगों ने? उस मूडल में आपको सारे के सारे लेक्चर स्लाइड्स मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज। जैसे जैसे आज होगा तो आज मैं इसको डाल दूंगा। दूसरा, आपको वहां पर बुक्स का आपको लिंक मैंने दे दिया है, देख लिया होगा सब लोगों ने। तीसरा, 11G का एक्सप्रेस एडिशन का मैंने एक लिंक दिया है, उसको भी आप सिर्फ डाउनलोड करके रखेंगे, उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। इंस्टॉल करने का या तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख के आप खुद से इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब तक लैब नहीं हो रहा है तब तक आप इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों का अगर गलत कॉन्फ़िगर हुआ तो पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ सकता है। ओरेकल थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है उसका, क्योंकि वो अनइंस्टॉल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आप डाउनलोड करके रख लेंगे। मंडे को मैं लैब ले रहा हूं, मंडे को जो जावा का लैब है वो मैं ही ले रहा हूं। ठीक है? तो मंडे को मैं आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है? और 1 घंटे के लैब मिले हैं तो आपसे मैं फीडबैक ये भी लेना चाहता हूं कि वो 1 घंटे के का मैं 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाऊंगा तो आप लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। एनी रिस्पॉन्स? आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1-1 घंटे के लैब दिए गए हैं, 2 से 3, 2 से 4 अगर मैं पढ़ाऊं तो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? तो देखते हैं, मंडे देखते हैं। मंडे को आप ये डाउनलोड करके रखेंगे, ये आप जो है ये डाउनलोड करके रखेंगे, डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट करके आप उसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम में रखेंगे।
अच्छा, ये जो रखा है मैंने, ये रखा है मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबके पास विंडोज ही होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर 32 बिट वाला है ये। 32 बोलो 64 बोलो, दोनों में चलेगा ये। वैसे ये 64 बिट वाला है शायद, नहीं 32 पता नहीं कौन सा है, लेकिन दोनों में चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, विंडोज 10 में भी चल जाएगा, विंडोज 7 में भी चल जाएगा। हालांकि 7 तो आजकल कोई नहीं रखता है, सब 10 ही रखे होंगे। तो ये आप एक्सट्रैक्ट करके रखेंगे बस। हाँ, और क्या डाउट था? सर उबंटू के लिए मिल सकते हैं? उबुंटू के लिए ना आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, लेकिन वो मैंने कभी इंस्टॉल किया नहीं है, तो वो आप इंस्टॉल करने का तरीका फिर उबुंटू से खोजना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, सर आपने जो सर लिंक भेजा था एनरोल करने, मैंने क्या लिंक भेजा था? सर आपने एनरोल करने के लिए BITM.com सर आपने पूरा तरीके से कोर्स डिटेल से एनरोल करने, वो इसके लिए इसका लिंक दिया था मैंने, मूडल का। तो सर उसमें लिंक में प्रॉब्लम है, तो हम लोग का एनरोल नहीं हो पा रहा है। इनरोल नहीं हो पा रहा है। इनरोल में इनरोलमेंट की दिया था मैंने दिया था दिनेश DBMS। ये इनरोलमेंट की डालनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें सेल्फ इनरोल कर पाओगे। यूजर नेम सर। अच्छा, पहली बात मेरे ख्याल से BIT-durg.edu.in है ना वो? यस सर। इसमें आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो इसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो प्रोसेस भी दिया हुआ है। वो रजिस्टर करेंगे और जिसका नहीं होगा फिर मेरे को फोन करेंगे, फिर मैं सर को बोलूंगा कि आपका जो है अप्रूव करेंगे। वो जो लोगों का पहले से प्री अप्रूव्ड है वो लोग घुस चुके हैं इस कोर्स में। ठीक है, ये एंट्री वाले लोग का शायद इनरोल नहीं है। हाँ, तो आप लोग एनरोल नहीं होंगे तो आप Yes. पहले तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यस सर। उसका PDF दिया हुआ उसी में, हाउ टू रजिस्टर फॉर फैकल्टी, हाउ टू रजिस्टर फॉर स्टूडेंट, सब दिया हुआ है उसमें। क्लियर है? यस। तो आपको लेक्चर स्लाइड मिल जाएगी, उसमें बुक्स मिल जाएंगी और ये भी मिल जाएगा, और एक स्क्रिप्ट मैं दूंगा जिससे आपका डेटाबेस बन जाएगा, जिसमें हम लोग पूरा लैब करेंगे। और मैं आपको एक DUS की लैब फाइल दूंगा। ये मैं आपको दूंगा वर्ड फाइल, ये रहेगी 120 पेज की। इसको आप प्रिंट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करा लेंगे। क्लियर है? यस सर। एक लैब में हम लोग कम से कम, पिछले साल तक तो मैंने टारगेट रखा था कि एक लैब खत्म कर दूं, लेकिन अब आप लोगों का 1 घंटे का लैब है, तो मैं हो सकता है कि वीक में 2 लैब भी ले लूं, अगर ऑनलाइन ही चलता रहा तो। ठीक है, तो मंडे ले रहा हूं मैं, ट्यूसडे भी मेरा ही लैब है, मंडे जावा का लैब मैं ले रहा हूं। क्लियर है? यस सर। मंडे को हम मिलते हैं। मंडे तक आप भले इसको स्पाइरल बाइंडिंग ना भी करके आएंगे चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भेज दूंगा और आपको मैं एक सैंपल फाइल दिखा भी दूंगा कि कैसे लोग प्रीवियस बैच बनाई थी। तो 2 से 3 होगा ना? तो 2 से 3 रहेगा, 2 से 3 ही रहेगा ना? हाँ, 2 से 3